Hello everyone. I hope all of you are doing good. Welcome to the class. So here we are again with some questions from set exams के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर द डिफरेंट सेट एग्जाम्स राइट. आप हम जो PYQs कर रहे हैं वो अलग अलग सेट एग्जाम्स के पेपर से मैंने लिए हैं. तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर एवरीवन जो भी ये एग्जाम देना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस तैयारी कर रहे हो आप लोग. ठीक है, come on, we'll start with a class. I hope the session is going to be useful for you all. पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड फेज ऑफ वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगन इज कैरेक्टराइज्ड बाय. सी एलिगेंस का क्वेश्चन अगेन डेव बायो से, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से अब बहुत कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना. तो ये भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि दिख रहा है यहाँ पर. जिन्होंने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है डेफिनेटली उनको ये पता भी होगा, लेकिन जिन्होंने उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है तो उनके लिए जस्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा समझ ले अच्छे से, राइट. तो सेकेंड फेज जो होता है वल्वा फॉर्मेशन, वो किस चीज से कैरेक्टराइज्ड होता है? एग्जीक्यूशन और शॉर्ट रेंज माइग्रेशन से, पार्शियल इवर्शन ऑफ वल्वा, एक्टिवेशन ऑफ वल्वा मसल्स, या फिर सेल फ्यूजन विद इन द 7 रिंग्स. देखो स्टूडेंट्स, वल्वा फॉर्मेशन जो होता है ना सी एलिगेंस में, उसमें हम देख सकते हैं कि टोटल 3 स्टेजेस में स्पेसिफिकली हम उसको देखते हैं. 3 फेजेस कैसे होते हैं कि जो पहला फेज होता है उसमें देखा जाता है कि देयर इज जनरली एग्जीक्यूशन, राइट. शुरुआत होती है, एग्जीक्यूट होता है सारे स्टेप्स, और शॉर्ट रेंज माइग्रेशंस देखने को मिलते हैं. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स बनते हैं टोटल 22 एपिथेलियल. वो भी मैं बताती हूँ कि कैसे 22 एपिथेलियल सेल्स बनते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड, जो कि माइग्रेट करना शुरू करेंगे आसपास के नेबरिंग वहां पर, राइट. एंड एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर या फिर रिंग बनाएंगे जिसको टोरॉइडल रिंग कहते हैं. गॉट इट. अब ये रिंग क्या होती है आगे जाके ज्वाइन करेगी, तो वही चीज हम लोग सेकेंड फेज में देखते हैं कि सेल फ्यूजन होता है विद इन द 7 रिंग्स. जो टोरॉइडल सेल्स होते हैं रिंग्स के, इनमें फ्यूजन देखने को मिलता है. ठीक है, साथ साथ में वल्वल अटैचमेंट भी होता है, मसल अटैचमेंट होता है एक पर्टिकुलर डेफिनेटिव रीजन्स में जाके. ठीक है, उसके बाद में थर्ड फेज जो होता है दैट इज अ फेज ऑफ इवर्शन, जहां पर वल्वा इवर्ट होता है, राइट. इनसाइड आउट, उल्टा ऐसे इस तरह से अंदर की तरह से, अंदर से बाहर की तरफ इवर्ट होगा, एंड बाद में इस तरह से वो स्ट्रक्चर बन जाएगा वहां पर कि देयर विल बी एन अगेन ओपनिंग, राइट. वल्वल अडल्ट फॉर्म हो जाएगा, देयर विल बी अ ओपनिंग फ्रॉम वेयर द एग कुड कम आउट. लेकिन जनरली वो क्लोज रहती है और ये तभी ओपन होगा जब वल्वल मसल्स एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, इस तरह से 3 फेजेस देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन में हमको पूछा है कि सेकेंड फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली सेल फ्यूजन विद द 7 रिंग्स हमको यहाँ दिख रही है, इजंट इट. इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एक बार पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जहां से आपको दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना. तो यदि हम सी एलिगेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता है ऑल द 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है. इक्विवेलेंस ग्रुप हम कहते हैं कि हर एक को प्रिकर्सर्स वल्वल सेल बनने का पूरा, वी कैन से दे हैव दैट पोटेंशियल, है ना. इसमें से लेकिन जो साइड के जो सेल्स है P3, P4 और P8 सेल, स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू जनरेट द वल्वल सेल्स, लेकिन ये डिवाइड होके फ्यूज हो जाता है. जो हाइपोडर्मल सिंसिशियल सेल होता है HYP7 के साथ में फ्यूज हो जाता है विद सराउंडिंग द अदर VPCs. ठीक है, इंड्यूस्ड सेल जो होता है, इन्हें ये जो 3 की हम बात करें, P5P, P6P और P7P, ये डिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स, 2 राउंड डिवीजन करेंगे, और इनके कारण ये 2 राउंड डिवीजन करने से ये 3 सेल्स अगेन व्हेन दे विल डिवाइड, दे विल फॉर्म व्हाट, 12 सेल्स. ठीक है, पहला एक राउंड ऑफ डिवीजन होगा, 6 होगा,
फिर दूसरा राउंड ऑफ डिवीजन होगा, टोटल कितने 12 सेल्स। देखो यहाँ पे टाइम भी दिया है 25 आवर्स, 27 आवर्स में ये होगा 29 आवर्स, 31 आवर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जो 12 सेल्स, 12 एपिथेलियल सेल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारा जो 12 एपिथेलियल सेल्स होते हैं, नाउ दे विल शो आफ्टर सम डिवीजन। यहाँ पर फ्यूजन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सेकेंड डिवीजन। देखो अब सेकेंड डिवीजन कैसा हो रहा है, ये 12 एपिथेलियल सेल्स है स्टूडेंट्स, यहां से all of the 12 epithelial cells divide, राइट, लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड करेंगे फॉर द फर्स्ट टू डिवीजन, पहले दो डिवीजन लॉन्जिट्यूडिनली डिवीजन करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाद में थर्ड डिवीजन जो रहेगा, थर्ड राउंड ऑफ डिवीजन जो टर्मिनल डिवीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 6 सेल जो रहेंगे, ये कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 सेल्स विल डिवाइड ट्रांसवर्सली। कौन सा 6 सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये 4 हो गए, राइट, ये 5 और ये 6, ठीक है, ये 6 सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे। उसके बाद में 2 सेल्स जो है, ये 1 और ये 2, दे विल नॉट गो फॉर एनी डिवीजन। और बचे हुए जो 4 है, यस, ये वाले 4 सेल्स ये भी डिवाइड करेंगे एंड दे विल डिवाइड लॉन्जिट्यूडिनली। गॉट इट। तो टोटल 12 सेल्स है, इसमें से सभी ने डिवाइड किया, 2 सेल्स को छोड़ दिया, तो कितने सेल्स बन जाएंगे, सो इन दिस वे 22 एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं बाद में। गॉट इट। अब ये जो डिवाइड हो रहा है उसमें सेंटर में ये जो 4 सेल्स आ रहे हैं, isn't it? दिस 4 डॉटर सेल्स ये माइग्रेट होंगे टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ माइग्रेट हो गए, जहां पर क्या है, जहां पर एंकर सेल बैठा है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पर डॉट, है ना, दिस इज नथिंग बट द एंकर सेल। यस, ये जो है ना रेड कलर, ये ब्लैक कलर का डॉट, दिस इज एंकर सेल। तो उसके आसपास जाके दे विल माइग्रेट एंड दे विल गो देयर, इजंट इट। और एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन वहां पर बनाएंगे, स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर बीच में हमको वहां पर एक रिंग या फिर छेद जैसा दिखेगा, इजंट इट, होल दिखेगा। नाउ सेंट्रल रिंग प्रिकर्सर सेल्स, इनके पास में इट इज हैविंग व्हाट, 4 सेल्स। ये जो बीच के जो 4 प्रिकर्सर सेल्स है, ये कितने बन गए भी, 4, 1 2 3 4 आफ्टर द डिविजन्स। और ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं व्यूवेल एफ, वल्वा एफ, ठीक है। उसके बाद के जो 2 है ये बन जाएंगे वल्वा ई, उसके बाद वल्वा डी। इस तरह से एक के बाद एक दिस रिंग सेल्स इन एक के बाद एक ऐसी स्टैक जैसा बनाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये बन जाता है आपका टोरॉइड्स। टोटल 7, व्यूएल ए से लेके व्यूएल एफ तक। व्यूएल एफ सबसे अंदर रहेगा जो कि एंकर सेल की तरफ रहेगा, है ना, जैसे मैंने एंकर सेल लिखा, तो एंकर सेल की तरफ से यदि हम स्टार्ट करें तो व्यूएल ए, राइट, ए के बाद में आएगा ई, ई के बाद में आता है डी, डी से सी है, देन B2, B1 एंड देन ए। सॉरी, वेरी सॉरी, एंकर सेल से मैंने ए लिखा, ए आखिरी में, पहला वाला एफ था, फिर ई रहेगा ना, वेरी सॉरी, राइट। यहां पर आपका यस वल्वल आपका कौन सा एफ रहेगा, जो कि एंकर सेल, यानी जो रेड है दैट इज योर व्यूवेल एफ, ठीक है। सो लास्ट वाला आपका बनेगा व्यूवेल ए, आउटर सेल्स ऑन ईच साइड, राइट। तो ये जो रहेगा दे आर द प्रिकर्सर ऑफ वल्वा ए, राइट, दैट ये सेल एकदम आखिरी में माइग्रेट करेंगे क्योंकि लास्ट में। तो डिवीजन के बाद में जैसे कि मैंने कहा टोटल कितने 22 सेल्स बन जाएंगे, 22 एपिथेलियल सेल्स, जो कि स्टैक बना देंगे एपिथेलियल रिंग, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ 7 सेल्स या फिर टोरॉइडल सेल्स रिंग जो बनेंगी। तो ये रिंग कैसे बनी, दिस इज ड्यू टू द शॉर्ट माइग्रेशन, जो कि हमने पहली स्टेज देके पहला फेज हो जाएगा। अब सेकेंड फेज में हमने क्या क्या कहा था, ये सेल का क्या होगा, सेल का फ्यूजन होगा। तो ये जो 7 स्टेक्स बने हैं सेल्स के, टोरॉइडल सेल्स जो है, नाउ दे विल फ्यूज विथ ईच अदर। यस, ये रिंग्स में ही जो सेल्स है इनका अंदर ही अंदर फ्यूजन होगा। एंकर सेल फ्यूज करेगा किससे,
एंकर सेल फ्यूज करेगा यूटेराइन सेल से, प्रिकर्सर ऑफ यूटेराइन सेल जो रहेगा उससे वो फ्यूज करेगा। ठीक है, फ्यूजन अगेन ये सारे बल्ब जो हमने देखे ए से लेकर ई तक, इनके एफ तक, इनके बीच में हो जाएगा। अब बाई सेल कैसे बना, आई थिंक सबको समझ में आया। तो इसीलिए एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो VULD है, वल्वा डी, ये बायन्यूक्लिएट होता है, बायन्यूक्लिएट सेल होता है, और दूसरे सारे के सारे कैसे होते हैं, टेट्रा न्यूक्लिएट बने, क्योंकि उन सभी में डिवीजन हुआ है। यस, सो दे विल फॉर्म अ टेट्रा न्यूक्लिएट, ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब ये जो 7 कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा बनेगा, राइट नाउ दिस 7 कॉन्सेंट्रिक रिंग, ये जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है ना। नाउ सिग्नल जाएगा यहाँ पर, एंड देन VULE जो है, वी कैन से दैट ये प्रोसेस भेजेगा लेटरल एपिथेलियल सेल में जहां से वल्वल मसल्स अटैच हो जाएंगे स्टूडेंट्स एट द स्पेसिफिक साइट, राइट। और वल्वा ए जो है, जो लास्ट में है, जो पर्पल कलर का दिख रहा है, ये जंक्शन बनाएगा विद द हाइपोडर्मल सेल्स। ठीक है, इस तरह से 2 सेट्स बनते हैं 4 वल्वल मसल्स के। एक होता है BM1 वल्वल मसल 1, और दूसरा सेट होता है BM2 वल्वल मसल 2। ये किसके साथ में जाके लिंक करेंगे, वल्वा से, वल्वा के बॉडी वॉल से जाके दिस मसल्स आर गोइंग टू बी लिंक्ड। ठीक है, तो मसल लिंकेज हो रहा है, और क्या हो रहा है, सेल फ्यूजन हो रहा है विद इन द रिंग्स। तीसरे फेज में हम देखेंगे, थर्ड फेज, जहां पर L4 से लेकर पूरा अडल्ट मॉल्ट आपका बन रहा है। तो फोर्थ लार्वल स्टेज में जो वल्वा रहेगा, L4 स्टेज में रहेगा, यहाँ पर टोरॉइडल सेल रहेगा, है ना, रिंग्स बनेगी जो कि एंकर्ड रहेंगी विद द एंकर सेल्स। एंड नीचे से अपेक्स की तरफ से ट्यूब जो रहेगी, दैट वुड बी कनेक्टेड टू, किसके साथ कनेक्ट थी, यूटेराइंस, यूटेरस के साथ में। ठीक है, तो ये एंकर सेल फ्यूज हुआ यूटेराइन सेल के साथ में, जिससे एक ट्यूब बन रही है और ट्यूब की ओपनिंग हो जाएंगी वहां पर, राइट। बाद में ये वल्वा इवर्ट होगा, और इवर्ट होने से क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैच्योर अडल्ट वल्वा। यस, वहां से जो ये ओपनिंग है, दैट फ्रॉम दैट ओपनिंग द एग इज दैट इट कुड बी लेड फर्दर। तो इस तरह से वल्वल डेवलपमेंट हम 3 फेजेस में देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया था सेकेंड फेज के हिसाब से हमारे पास एग्जीक्यूशन एंड शॉर्ट रेट माइग्रेशन तो पहले फेज में होता है, इवर्शन हम तीसरे फेज में देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिवेशन ऑफ वल्वल मसल्स और सेल फ्यूजन विद इन द 7 रिंग। एग्जैक्ट थिंग जो होती है मसल का एक्टिवेशन तो हम नहीं कहेंगे, बट ये यहाँ पर मसल का अटैचमेंट हो जाता है, isn't it? So not saying activation, तो exactly यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल फ्यूजन देखने को मिलता है इन द सेकेंड फेज। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये कंसेप्ट समझ में आया जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा था। सो आई थिंक रिविजन हो गया अच्छे से, एंड जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, फॉर देम इफ इट इज अ न्यू, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर देयर। So अगेन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से क्वेश्चन फिर से आ सकता है इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरियोब्लास्टुला इज फाउंड इन, स्टीरियोब्लास्टुला कहाँ पर मिल रहा है, इकाइनोडर्म्स में, टीलियोस्ट में, निमर्टियंस में, या फिर एम्फीबियंस में। अब स्टीरियोब्लास्टुला क्या है, यस, एक तरह का ब्लास्टुला है स्टूडेंट्स, जहां पर ब्लास्टोसिल कैविटी नहीं होती है, यस, विच लैक्स ब्लास्टोसिल कैविटी। यस, और क्या बताता है, इट शोज अ स्पाइरल क्लीवेज, यस, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम, किस तरह का क्लीवेज देखने को मिलता है, स्पाइरल क्लीवेज। दिस इज सीन इन स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज निमर्टियंस, क्योंकि इकाइनोडर्म स्टूडेंट्स ये आपको दिखाता है स्टूडेंट्स कौन सा ब्लास्टुला रहेगा यहाँ पर, सीलोब्लास्टुला रहेगा, ना कि स्टीरियोब्लास्टुला। ठीक है, टीलियोस्ट में डिस्कोब्लास्टुला रहता है, क्योंकि डिस्कॉइडल क्लीवेज शो करेगा। एम्फीबियंस में अगेन इट इज अनइक्वल
सीलोब्लास्टुला या फिर एम्फीब्लास्टुला भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो स्टीरियोब्लास्टुला स्पेसिफिकली पूछा है, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द वर्ड फाइलोटेक्सिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डिस्कवरी के ऊपर है। फाइलॉन यानी लीव्स और टेक्सिस यानी अरेंजमेंट, यानी पत्तियों का जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है स्टेम पे, ये किसने, ये टर्म फाइलोटेक्सिस किसने टर्म बताया था सबसे पहले? 1830 में स्टूडेंट्स, इट वाज गिवन बाय कार्ल स्किम्पर, ठीक है। तो जस्ट अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Drosophila, the selection of one cell out of 16 cystocysts to become oocyte depends on, if you remember, ड्रोसोफिला में जब हम देखते हैं तो oocyte डेवलपमेंट में 16 सेल में से एक ही सेल oocyte बनता है, बचे 15 सेल्स क्या बन जाते हैं? नर्व सेल्स बन जाते हैं, isn't it? तो वो सिलेक्शन जो होता है एक सेल का, ये किस पे डिपेंड करता है, या फिर ये क्यों होता है? यस, ड्यू टू द अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, एसिमेट्रिक फ्यूजोमा, अनरिस्ट्रिक्टेड मियोसिस, इनिबिशन ऑफ गुरकन सिग्नलिंग। गुरकन सिग्नलिंग पाथवे का काम अभी नहीं है, ये बाद में बनेगा। यस, वंस द oocyte is formed, उसके बाद में हम गुरकन की बात करेंगे। मियोसिस अनरिस्ट्रिक्टेड होती है क्या, या फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस उसका एक रीजन होगा क्या, या फिर एसिमेट्रिक फ्यूजोमा? फ्यूजोम स्टूडेंट्स एक तरह का प्रोटीनिशियस साइटोस्केलेटन लाइक ऑर्गेनली होता है, यस, यहाँ पर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्टूडेंट्स, और ये जब तक डिवीजन होता है तब तक ये वहां पर अपने आप को मेंटेन करके रखता है, इट इज अवेलेबल देयर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, जो सिस्टोब्लास्ट बनते हैं स्टूडेंट्स, ये डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करेंगे, 4 राउंड ऑफ माइटोसिस करते हैं, जिससे अनइक्वल, इनकम्प्लीट हम बोलेंगे, ना कि अनइक्वल, बट यस इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस फॉर्म होता है, राइट। जो कि सिंसिशियम बनाएगा 16 इंटरकनेक्टेड सेल्स, राइट। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टर सेल्स जो रहेंगे, ये साथ में आएंगे और सभी लोग साइटोप्लाज्म को शेयर करेंगे वाया रिंग कैनाल, ठीक है। इसमें से 2 सेल स्टूडेंट, जो 16 सेल्स का सिस्ट बना है, इसमें से 2 सेल्स जो रहेंगे विच इज हैविंग 4 रिंग कैनाल्स, ये मियोसिस में एंटर करेंगे, आगे जाके मियोसिस करेंगे 2 ही सेल, और ये प्रोओसाइट बन जाते हैं, राइट। लेकिन अब इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और पोलराइजेशन क्यूज मिलते हैं इनको, कौन देता है? ये देता है फ्यूजोमा, और ये क्यूज के कारण ये 2 में से कोई एक ही सेल आगे जाता है और वो ट्रू oocyte का फेट ले लेता है, और फिर बचे हुए जो 15 सेल्स है, ये क्या बन जाते हैं? नर्व सेल बन जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए एसिमेट्रिक फ्यूजोमा रिस्पॉन्सिबल है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस। गॉट इट? The next one is about the juvenile hormone. जुवेनाइल हार्मोन जो कि लार्वल मोल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है इंसेक्ट्स में, ये कौन सीक्रेट करता है? इंसेक्ट्स के प्रोथोरासिक ग्लैंड, कॉर्पोरा कार्डिका, ब्रेन, या फिर कॉर्पोरा एलाटा? देखो, प्रोथोरासिक ग्लैंड स्टूडेंट्स एक्टिडोसोन को सीक्रेट करता है, जो कि मॉल्टिंग हार्मोन हम बोल सकते हैं, मॉल्ट करवाता है, ट्रिगर करता है मॉल्टिंग को। 2 का ब्रेन, डेफिनेटली ब्रेन नहीं होगा यहाँ पर। 2 कॉर्पोरा दिया है, कॉर्पोरा एलेटा और कॉर्पोरा कार्डिका। तो कॉर्पोरा कार्डिका जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? ये भी हार्मोन को सीक्रेट करता है, लेकिन जो हार्मोन है, ये नाम है यहाँ पर हाइपर ट्रीहेलोस्मिक, यानी ट्री हेलोस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, सडन राइज इन दिस ट्री हेलोस, दैट इज शुगर देयर, isn't it?
तो इंसेक्ट का ब्लड शुगर बढ़ाता है ये हार्मोन। ये सीक्रेट कहाँ होता है? कॉर्पोरा कार्डिका में। तो जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स कॉर्पोरा एलाटा में, राइट। तो स्मॉल पेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं, जो कि ब्रेन के बिहाइंड द ब्रेन इट इज प्रेजेंट है, राइट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द बायोस्फीयर इज, बायोस्फीयर का सबसे ज्यादा अबंडेंट मिलने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? प्रोटीन है, लिपिड है, स्टेरॉइड्स है, या फिर सेलुलोज है? प्रोटीन आर डेफिनेटली हाई इन नंबर, है ना, लेकिन करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सेल्यूलोज, क्योंकि यदि हम बायोस्फीयर की बात करें तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, राइट, जिनकी ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है। वुड्स दे आर हैविंग सेल्यूलोज देयर, फाइबर क्रॉप्स होते हैं इनके पास सेल्यूलोज होता है। तो यदि हम टोटल बायोमास की हम बात करें, ग्लोबल बायोमास की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेल्यूलोज का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर्स ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क फाइबर्स आर मेनली मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फिब्रियन, या फिर लिपिड्स? देखो स्टूडेंट्स, यदि हम सिल्क की बात करें, सिल्क एक तो बनता है स्टूडेंट्स, सिल्क इट इज मेड अप ऑफ, एक तो उसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज सेरीसीन। सेरीसीन आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स फिब्रियन, राइट। फिब्रियन क्या है? एक तरह का नेचुरल प्रोटीन है, राइट। और ये जरूरी होता है टू गिव द स्ट्रेंथ, येट टू गिव स्ट्रेंथ टू द सिल्क, सिल्क को मजबूती देता है फिब्रियन, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि सिल्क में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है सेरीसीन। सेरीसीन एक तरह का स्टिकी गम है, चिकना गम जैसा सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स, जो कि फिब्रियन फाइबर को कोट करता है, उसके आसपास में रहता है। यस, स्टिकी गम दैट कोट्स फिब्रियन फाइबर्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सिल्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इट वुड बी फिब्रियन। Now in photosynthesis 3-phosphoglyceric acid is converted to 3-phosphoglyceraldehyde. Glyceric acid से glyceraldehyde, isn't it? यानी यहाँ से CHO. Am I right? Which of the following reaction occurs? क्या दिख रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या रिडक्शन? डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या आएगा? रिडक्शन, क्योंकि हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स कैल्विन साइकिल जब देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो पीजीए बन रहा है ग्लिसरिक एसिड से, आपका ग्लिसराल्डिहाइड जो बन रहा है, वहां पर हम क्या देख रहे हैं? व्हाट वी आर वी कैन सी देयर, जो NADPH है ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सो दैट जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट, ग्लिसरिक एसिड में, ये रिड्यूस्ड हो रहा है इनटू द एल्डिहाइडिक ग्रुप। Am I right? So this process, इसको हम क्या कहेंगे? This is reduction. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? रिडक्शन फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, in sugarcane plants, carbon dioxide is trapped by a CO2 acceptor, phosphoenol pyruvic acid, within a cell of dash, bundle sheet, mesophyll cell, epidermal cell, या फिर medullary cells. शुगर केन प्लांट्स बोला तो स्टूडेंट्स कौन सा पाथवे दिमाग में आएगा? डेफिनेटली इट इज C4 प्लांट्स, है ना। C4 पाथवे, C4 पाथवे स्टूडेंट्स देखने को मिलता है हमको कहां पर? बंडल शीट में और मेसोफिल सेल्स में, इजंट इट। दूसरा पाथवे आता है जो होता है कैम, लेकिन यहाँ पर कैम नहीं आएगा क्योंकि कैम ड्राइड एरिड रीजन में, ड्राइड प्लांट्स अगेन, जहां पर पानी बहुत कम रहता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है दिन के समय में। तो फोटोसिंथेसिस कैसे? इसलिए जब रात को स्टोमेटा खुलता है तो क्या किया जाता है? आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और उसको कन्वर्ट करके रखा जाता है
एसिड फॉर्म में, है ना, इन द वैक्यूल स्टोर होता है। सुबह के समय ये मैलिक एसिड वापस बाहर आएगी, मैलेट अगेन, एंड इट विल डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 रिमूव होगा, और क्या होगा, कैल्विन साइकिल परफॉर्म करेगा इन द डे टाइम, इजंट इट। ये होता है कैम में। तो कैम पाथ में कौन कौन से प्लांट शो करते हैं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो, कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल है। मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यदि आपको पता ही नहीं है कि शुगर केन प्लांट्स कौन सा पाथवे शो करता है, तो अगेन देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन गिविंग द आंसर। जेड प्लांट्स है, देन ऑर्किड्स है, ये सारे आपको कैम पाथवे बताते हैं, जबकि C4 में शुगर केन ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा आप ले सकते हो मेज या फिर कॉर्न, है ना, sorghum, कुछ grasses, yes they all show this C4। C4 पाथ में जैसे कि मैंने कहा मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट में होता है। स्टार्ट ये मेसोफिल सेल में होता है जहां पर CO2 को अंदर लिया जाता है, यस, और आपका जो पेप है विच इज अ CO2 एक्सेप्टर देयर, ये कहां पर है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है मेसोफिल सेल के साइटोसोल में, isn't it? मैलेट बनने के बाद में मैलेट आपका बंडल शीट में जाता है, क्लोरोप्लास्ट में बंडल शीट के, अगेन CO2 रिलीज करता है, और ये CO2 से कैल्विन साइकिल होता है, इट इज डन इन द बंडल शीट्स क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये जो पेप वाला काम है ये होता है मेसोफिल सेल के साइटोसोल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A फॉर दिस क्वेश्चन, sorry, B for this question, mesophyll cells. Now moving for the next question. Which of the following is not involved in post-transcriptional modification of mRNA in eukaryotes? तो करेक्ट आंसर आएगा डेफिनेटली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा प्रोसेस है जहां पर DNA सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम द RNA टेम्पलेट, है ना, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। तो इट इज नॉट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है। स्प्लाइसिंग डेफिनेटली है, जहां पर स्प्लाइसोसोम जो है ये कट करेगा नॉन कोडिंग इंट्रॉन को और पेस्ट करता है कोडिंग एक्सॉन के साथ में, यहाँ पर प्री mRNA के। 5 प्राइम कैपिंग भी होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन जैसे स्टार्ट होता है उसके बाद में ही होती है। पॉलीएडिनिलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 3 प्राइम एंड जो होता है ट्रांसक्रिप्ट का यहाँ पर कट होता है, बाद में वहां पर ऐड किया जाता है अगेन पॉली ए टेल को, सो दैट इज पॉलीएडिनिलेशन। तो ये तीनों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन। Which of the following factor is required specifically for initiation of translation in प्रोकैरियोट्स? यदि आपको इसके फुल फॉर्म भी पता है ना जो ऑप्शन में दिया है, देन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर। ऑप्शन में दिया है RF1, IF1, EF1 और EFTU। E stands for elongation students, I stands for initiation, isn't it? And R stands for release. तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, IF2, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर। ये ट्रांसलेशन को इनिशिएट करवाता है, कैसे स्टूडेंट्स, एफ मेट RNA जो है tRNA उसके साथ में बाइंड करेगा एंड देन उसको राइबोसोम की सब यूनिट में अगेन इट विल ऐड देयर ड्यूरिंग द इनिशिएशन। रिलीज फैक्टर 1 जो है ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है जब ट्रांसलेशन खत्म होने वाला होता है, राइट, और पेप्टाइड रिलीज करेंगे। इलोंगेशन फैक्टर G और इलोंगेशन फैक्टर TU दोनों इलोंगेशन का काम करता है। G जो है ये ट्रांसलोकेशन करवाएगा स्टूडेंट्स राइबोसोम का, एंड TU जो है ये अमाइनो एसिड tRNA को कहाँ लेकर आएगा, राइबोसोम की A साइड पे लेकर आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इनिशिएशन कौन करता है पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, IF2 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now moving for the next question. Signaling से क्वेश्चन है, upon activation by ligand bound GPCR which enzyme is directly stimulated by G alpha S subunit to amplify the signal via second messenger.
जीपीसीआर की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जी प्रोटीन हमको पता है कि जब ये एक्टिवेट होता है, एस स्टैंड्स फॉर अगेन, जैसे कि हम कहेंगे इट इज स्टिम्युलेशन। तो जब ये स्टिम्युलेट होता है तो एडेनिल साइक्लेज हमेशा एक्टिवेट होता है। एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो एटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है यहाँ पर, जिसके कारण आगे जाके प्रोटीन काइनेज से एक्टिवेट होता है, इट विल फॉस्फोराइलेट द अदर्स। तो इस तरह से सिग्नलिंग हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फॉस्फोलाइपेज सी पीएलसी भी एक्टिवेट होता है, जिससे सेकंड मैसेंजर हम देखेंगे IP3 डैग, बट दैट इज जब जी अल्फा क्यू की हम बात करते हैं, इजंट इट? जी अल्फा प्रोटीन काइनेज सी यदि हम बात कर रहे हैं तो अगेन ये भी जी अल्फा क्यू, जब आपका पीएलसी एक्टिवेट यानी फॉस्फोलाइपेज की बात हो रही है, वहीं पर हम IP3 डैग पाथवे देखते हैं, दैट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज सी देयर, isn't it? तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट। जी अल्फा एस जो कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिससे साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एज अ सेकेंड मैसेंजर देयर। आई स्टैंड्स फॉर इनिबिशन, तो यहाँ पर एडेनिल साइक्लेज इनिबिट होगा, पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ऑल्फैक्टरी अगेन यदि हम बात करें, यहाँ पर भी एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। फॉस्फोलाइपेज क्यू जो कि अभी मैंने कहा पीएलसी एक्टिवेट करेगा, वो PIP2 को क्लीव करेगा, IP3 डैग में कन्वर्ट करेगा, तो IP3 डैग यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर का काम करेंगे। जी अल्फा ओ इफ आई एम टॉकिंग, वहां पर भी IP3 डैग सेम, वी कैन गो विद दैट, राइट। और आखिरी में आता है जी अल्फा टी फॉर ट्रांसड्यूसिन, जहां पर साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेट होता है, जो कि साइक्लिक जीएमपी के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करवाता है। रोडोसिमिन सिग्नलिंग हम देखते हैं यहाँ पर, isn't it? तो करेक्ट आंसर क्या आना था? डेफिनेटली एडेनिल साइक्लेज ही आना था यहाँ पर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? नेक्स्ट वन। अभी हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि फॉस्फोपिप 2 का क्लीवेज कौन कर रहा है? फॉस्फोलाइपेज सी कर रहा है, जिसके कारण आपका क्या बन रहा है? दो सेकेंड मैसेंजर बोल रहे हैं, डेफिनेटली इट इज IP3 एंड डैग, यस और नो? देखिए, सिग्नल मॉलिक्यूल जब आके अटैच करता है जीपीसीआर पे, तो ये एक्टिवेट होता है, यस, जी प्रोटीन वी कैन सी अल्फा बीटा सब यूनिट है, तो अल्फा सब यूनिट आपकी अलग हो जाती है, बीटा गामा अलग हो जाता है, वाई? बिकॉज जी प्रोटीन पे जी अल्फा सब यूनिट पे GTP बाइंड होगा और उसको एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा स्टूडेंट्स, और वो क्लीव करेगा किसको? जाके PIP2 को। PIP2 क्लीव होता है और बना के देता है हमको IP3 और डैग, यस, दिस इज द IP3 एंड ये है डैग। डैग मेम्ब्रेन पे ही रहता है, राइट, ये कहीं हिलेगा नहीं। IP3 जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहां पर उसके चैनल्स है, राइट, इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर, तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम बाहर निकलेगा। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और डैग, ये दोनों मिला के क्या करते हैं? प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आगे जाके फिर दूसरे प्रोटीन्स को भी फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सिग्नलिंग हम देखते हैं। तो हमारा सेकेंड मैसेंजर कौन से हो जाएंगे? IP3 और डैग फॉर दिस। गॉट इट? आई थिंक हमने मार्क किया ही है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन, what is the functional role of calmodulin in calcium dependent intracellular signaling cascade? देखो, कैल्शियम का दोस्त है कैल्मोड्यूलिन, है ना, तो ये क्या करवाता है? फैसिलिटेट कैल्शियम इफ्लक्स साइटोप्लाज्म से, उसको बाहर निकालेगा, क्या हाइड्रोलाइज करेगा इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन को, सेंसर की तरह काम करता है, जो कि सिग्नलिंग टारगेट प्रोटीन अगेन एक्टिवेट करेगा सिग्नलिंग को, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा। नहीं बच्चों,
कैलमेडुलिन का मेनली काम होता है, इट इज अगेन एक्ट एज अ कैल्शियम सेंसर, सेंसर का काम करता है स्टूडेंट्स. यू कैन सी हियर इट इज अ सेंसर प्रोटीन ओनली, राइट, जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग में काम करता है, जिससे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, मोटिलिटी, दिस ऑल इट गोज विद दैट, है ना. कैलमोडुलिन कैल्शियम के साथ में बाइंड करेगा एंड सिग्नलिंग स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स. जब ये बाइंड करेगा देयर विल बी सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, जिसके कारण जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक सरफेस होता है, ये ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, ठीक है. और बाद में वहां पर इफेक्टर एंजाइम जैसे कि कैम काइनेज होता है, CMK2 फॉस्फेटेज लाइक कैल्सिन्यूरिन, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ कैल्शियम सिग्नल या फिर कैलमोडुलिन काम करता है स्टूडेंट्स कैल्शियम सिग्नल को साइलेंस करने में. कैसे? एटीपेज को एक्टिवेट करके, ठीक है. सिमिलरली अलग अलग चैनल्स को भी अफेक्ट करता है. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो है, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल टच चैनल्स है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी काम आते हैं, NMDA रिसेप्टर्स है, इन सभी को भी क्या करता है, कैलमोडुलिन यहाँ पर अपना इफेक्ट करेगा. इस तरह से ये रोल प्ले करता है एज अ कैल्शियम सेंसर देयर, राइट. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, इन एंजाइम एक्टिविटी द Km वैल्यू डिनोट्स. अब Km क्या है? आई थिंक सभी को पता है. Km इन ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पर रिएक्शन रेट कहां तक पहुंच गया, 50%, या फिर हम कहेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू रीच हाफ ऑफ Vmax इज नथिंग बट योर Km. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. देखो ध्यान में रखोगे, वैल्यू यदि Km की कम है, इफ देयर इज अ लो Km वैल्यू, राइट, दैट मीन्स हाई एंजाइम एक्टिविटी, सॉरी एंजाइम एफिनिटी, एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा है यदि Km की वैल्यू कम है. इफ देयर इज अ हाई Km वैल्यू स्टूडेंट्स, so that means you can see that there is low enzyme affinity. ठीक है. Now moving for the next question. Among the following proteins which needs quaternary structure for its functional activity? G protein single active unit है यहाँ पर, trypsin again single polypeptide, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स हम देखते हैं, है ना. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यहाँ पर हीमोग्लोबिन का ही देखने को मिलता है, जहां पर 4 हीम बाइंड करते हैं विद द ग्लोबिन देयर, इजंट इट. हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक तरह का टेट्रामेर है विद 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन, है ना. हर एक ग्लोबिन चेन के साथ में एक हीम मोइटी होती है, जिसके सेंटर में आयरन अटैच्ड होता है स्टूडेंट्स, और यही आयरन ऑक्सीजन को पकड़ के चलता है. ठीक है. तो 4 हीम ग्रुप रहेंगे, हर एक में एक एक आयरन रहेगा, हर एक आयरन में एक एक ऑक्सीजन रहेगा. इस तरह से हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, isn't it? वन स्ट्रक्चर. बट हमारा क्वेश्चन था क्वाटरनरी, तो डेफिनेटली क्वाटरनरी आपका हीमोग्लोबिन ही रहेगा. द नेक्स्ट वन, isopropanol is used to precipitate DNA from the aqueous sample because isopropanol, again a type of, we can see, alcohol, राइट. ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है फ्रॉम द एक्वियस सैंपल. व्हाई? बिकॉज वो बोल रहा है डीएनए इज मोर सोल्यूबल इन आइसोप्रोपेनॉल. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, एक्चुअली इट इज लेस सोल्यूबल. ठीक है. आइसोप्रोपेनॉल इंक्रीजेस सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इन सोल्यूबिलिटी होता है. अब ऑलरेडी लेस सोल्यूबल है, डीएनए इज लेस सोल्यूबल इन आइसोप्रोपेनॉल, तो इंक्रीज कैसे करेगा? वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना. तो ये भी गलत हो जाएगा. नाउ आइसोप्रोपेनॉल इज वाटर सोल्यूबल, या फिर आइसोप्रोपेनॉल डिस्प्लेसेस द वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन दिस सोल्यूबिलिटी ऑफ डीएनए. देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आइसोप्रोपेनॉल का वाटर से कम है, ठीक है, जिसके कारण लेस पोलर एनवायरनमेंट या फिर लो पोलर एनवायरनमेंट बनता है.
जहां पर पोलर एनवायरनमेंट कम होने के कारण जो पोलर डीएनए है ये वहां पर ज्यादा देर तक डिसॉल्व नहीं रह सकेगा। तो ये जो अल्कोहल है ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को साथ बाइंड करेगा, जो कि डीएनए हेलिक्स के साथ में सराउंडेड है, वहां पर इट विल बाइंड देयर स्टूडेंट्स, राइट। जैसे न्यूक्लिक एसिड अगेन वी नो दैट उसकी सोल्यूबिलिटी कम रहेगी, लो सोल्यूबिलिटी है अल्कोहल में एज कंपेयर टू वाटर, तो वो आगे क्या आ जाएंगे, दे विल फॉर्म अ क्लम्प लाइक, है ना। तो एक तरह से प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज आइसोप्रोपेनॉल डिस्प्लेसेस द वाटर, वाटर को डिस्प्लेस कर देता है स्टूडेंट्स विच इज इन्वॉल्व इन द सॉल्वेशन, हटा देता है उसको, right, by binding with this water molecule. So the correct answer is option number 3. Next one. When any two atoms approach each other closely, they create a weak non-specific attractive force called as covalent, hydrogen, ionic या फिर bond reverse. क्या पूछा है, weak और non-specific attraction. कोवेलेंट डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड अगेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होती बट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगेन इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इट इज नॉट वेरी वीक ऑल्सो। ये डाइपोल इंटरैक्शन होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम बॉन्ड फॉर्म करता है, अटैच करता है विद अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं यहाँ पर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बच रहा है आपका बॉन्डर वॉल्स इंटरैक्शन, जो कि वीक और नॉन स्पेसिफिक होता है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द लिंकिंग नंबर ऑफ दिस सर्कुलर डीएनए कैन बी चेंज, कैसे लिंकिंग नंबर चेंज होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करने से किसी एक स्टैंड पे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होने से एक या दोनों स्टैंड पे, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने से बफर की, या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने से इन वन और बोथ स्ट्रैंड। एक्चुअली जो लिंकिंग नंबर बनेगा, नया लिंकिंग नंबर, इट इज बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन वन और बोथ स्ट्रैंड, राइट। ब्रेक हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ टोपियोआइसोमेरेस, राइट। टोपियोआइसोमेरेस क्या करता है, स्ट्रैंड को पहले रोटेट करवाता है एक दूसरे के आसपास, राइट, एंड देन इट पास थ्रू वन अनदर, एक दूसरे के आसपास पास होगा और बाद में वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, रीसील्ड हो जाता है, राइट। नाउ एक तरह का निक या फिर ब्रेक इंट्रोड्यूस हो जाता है किसी एक स्ट्रैंड में, कम से कम किसी एक स्ट्रैंड में, डबल स्ट्रैंड के हेलिक्स में से, ठीक है। जब अनब्रोकन स्ट्रैंड या फिर हो सकता है आपका ब्रोकन स्ट्रैंड या फिर अनब्रोकन स्ट्रैंड, दोनों में से कोई भी, इट विल रोटेट, राइट, रिलेटिव टू ईच अदर। उसके बाद जो ब्रेक रहेगी इट वुड बी सीलिंग, वहां पर सील हो जाएगी, राइट, जिससे डीएनए अगेन इट इज फिक्स्ड इन सम न्यू स्ट्रक्चर, और ये उसकी पूरी टोपोलॉजी चेंज हो जाएगी, जिससे आपका लिंकिंग नंबर भी क्या हो जाता है, उसका लिंकिंग नंबर भी चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, isn't it? तो या तो वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर दोनों ब्रेक होने से भी इट कैन बी, वी कैन से द चेंज इन द लिंकिंग नंबर कुड बी देयर। नेक्स्ट अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फ्लूइडिटी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कैसे बढ़ती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दिख रहा है हमको, तो बच्चों भी हमको पता है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है बाय द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास में डबल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, और ये डबल बॉन्ड क्या फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड एक तरह से किंक फॉर्म करता है ना। तो ये सीधे सीधे ऐसे जमा लगने के बजाय किंक होने के कारण कोई स्टैंड ये ऐसे हो जाएगा, राइट, कहीं इस तरह से इट वुड बी सीन,
तो ये टाइटली पैक्ड नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, isn't it? And because of that they are not tightly packed, और tightly packed ना होने के कारण फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन की बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस देयर, राइट। तो पहला इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, नहीं सैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इट इज अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं तो किंक नहीं बनेगा, तो ये सारे एक साथ में टाइटली पैक्ड हो जाएंगे इस तरह से, am I right? तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी क्या, इट विल डिक्रीज देयर, राइट। डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से भी फ्लूइडिटी बढ़ने का कोई स्कोप नहीं आता है, राइट। तो आंसर आएगा इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। बहुत फास्ट तो नहीं हुई ना क्लास शायद से, यदि हो गई होंगी तो एक बार फिर से देख लेना, बट आई होप जितने क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, डिस्कस किए, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। यदि कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि रिवीजन नहीं हो पाया या अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, यू हैव टाइम देयर, तो आप उसको ओपन करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इन द वीडियो देयर, कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स यदि आपने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं नाउ, बहुत कुछ प्रैक्टिसेस हो जाएगी, कुछ थियरी वीडियोस भी आएंगे, सो ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस आते रहे, यू कैन बी इन टच विद दिस। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना, सो दैट दिस कुड रीच टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स और उनको बेनिफिट भी हो जाए। और यस, डू लाइक द सेशन ऑल्सो, राइट। तो सी यू सून विथ सम मोर क्वेश्चंस, राइट। Till then, all of you, bye bye, take care, keep learning, and yes, see you all.